कोल इंडिया लिमिटेड में अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर करने सहित विभिन्न उचित मांगों को लेकर कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधि आगामी कल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल के साथ औपचारिक बैठक कर अपनी मांगे रखेंगे और वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर इस विसंगति को दूर करने हेतु निवेदन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल माननीय कोयला मंत्री सहित अन्य मंत्री व सचिवों से मुलाकात कर उन्हें इस विसंगति के बारे में अवगत करा चुके हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल कोल इंडिया अध्यक्ष के साथ बैठक कर अपनी बातें रखेंगे। सनद रहे कि कोल इंडिया के सभी अधिकारियों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है और उन्हें कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी के साथ साथ कोल इंडिया प्रबंधन पर भी पूर्ण आस्था है। उन्हें उनका प्राप्य अधिकार अवश्य मिलेगा। बैठक में शामिल होने वाले अधिकारीगण आज कोलकाता में आपस में मिलकर गंभीर विमर्श किए ताकि स्थिति को आसानी से अध्यक्ष कोल इंडिया के समक्ष रखा जा सके। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईसीएल शाखा ने इस बैठक की अग्रिम शुभकामनाएं जाहिर की और उम्मीद जताई जा रही है कि कल का दिन कोयला अधिकारियों के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। गौरतलब है कि कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी में डीएन सिंह, संजय सिंह, एपी रेड्डी, सर्वेश सिंह, डॉक्टर साहू, अजित कुमार मिश्रा, शरद तिवारी, अजय कुमार राय कोयला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कोल इंडिया लिमिटेड में अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर करने सहित विभिन्न उचित मांगों को लेकर कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधि आगामी कल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल के साथ औपचारिक बैठक कर अपनी मांगे रखेंगे और वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर इस विसंगति को दूर करने हेतु निवेदन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल माननीय कोयला मंत्री सहित अन्य मंत्री व सचिवों से मुलाकात कर उन्हें इस विसंगति के बारे में अवगत करा चुके हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल कोल इंडिया अध्यक्ष के साथ बैठक कर अपनी बातें रखेंगे। सनद रहे कि कोल इंडिया के सभी अधिकारियों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है और उन्हें कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी के साथ साथ कोल इंडिया प्रबंधन पर भी पूर्ण आस्था है। उन्हें उनका प्राप्य अधिकार अवश्य मिलेगा। बैठक में शामिल होने वाले अधिकारीगण आज कोलकाता में आपस में मिलकर गंभीर विमर्श किए ताकि स्थिति को आसानी से अध्यक्ष कोल इंडिया के समक्ष रखा जा सके। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईसीएल शाखा ने इस बैठक की अग्रिम शुभकामनाएं जाहिर की और उम्मीद जताई जा रही है कि कल का दिन कोयला अधिकारियों के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। गौरतलब है कि कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी में डीएन सिंह, संजय सिंह, एपी रेड्डी, सर्वेश सिंह, डॉक्टर साहू, अजित कुमार मिश्रा, शरद तिवारी, अजय कुमार राय कोयला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कोल इंडिया लिमिटेड में अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर करने सहित विभिन्न उचित मांगों को लेकर कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधि आगामी कल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल के साथ औपचारिक बैठक कर अपनी मांगे रखेंगे और वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर इस विसंगति को दूर करने हेतु निवेदन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल माननीय कोयला मंत्री सहित अन्य मंत्री व सचिवों से मुलाकात कर उन्हें इस विसंगति के बारे में अवगत करा चुके हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधि मंडल कोल इंडिया अध्यक्ष के साथ बैठक कर अपनी बातें रखेंगे। सनद रहे कि कोल इंडिया के सभी अधिकारियों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है और उन्हें कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी के साथ साथ कोल इंडिया प्रबंधन पर भी पूर्ण आस्था है। उन्हें उनका प्राप्य अधिकार अवश्य मिलेगा। बैठक में शामिल होने वाले अधिकारीगण आज कोलकाता में आपस में मिलकर गंभीर विमर्श किए ताकि स्थिति को आसानी से अध्यक्ष कोल इंडिया के समक्ष रखा जा सके। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईसीएल शाखा ने इस बैठक की अग्रिम शुभकामनाएं जाहिर की और उम्मीद जताई जा रही है कि कल का दिन कोयला अधिकारियों के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। गौरतलब है कि कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स बॉडी में डीएन सिंह, संजय सिंह, एपी रेड्डी, सर्वेश सिंह, डॉक्टर साहू, अजित कुमार मिश्रा, शरद तिवारी, अजय कुमार राय कोयला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
ईसीएल के कुनुस्तुलिया क्षेत्र कोयला उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु निरंतर सचेष्ट है और इसी के तहत क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्र में पड़सिया बेलबात रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना कुनुस्तुलिया क्षेत्र के साथ साथ समूचे ईसीएल की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे अगले 25 वर्ष तक कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। इसी परियोजना को गति प्रदान करने और इसके निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए इसी क्षेत्र कार्यालय में एक नवनिर्मित परियोजना कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने किया। उनके साथ मेसर्स गेनवेल के प्रतिनिधि के रूप में पीके त्रिवेदी, बापादित्य व प्लोक नस्कर उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर उक्त परियोजना के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी शंकर सिंधरी व अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री सिन्हा ने कहा कि पड़सिया बेलवाद रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड आधारित परियोजना हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो पूरे क्षेत्र की नई दिशा और दशा बदलने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के संचालन में कोई दिक्कत न हो, उसी उद्देश्य के साथ इस परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है, जहां क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के साथ गेनवेल के अधिकारी सम्मिलित रूप से परियोजनाओं की गति हेतु कार्य करेंगे। श्री सिन्हा ने इस परियोजना के लिए ईसीएल के सीएमडी श्री अंबिका प्रसाद पंडा के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिनकी दूरदृष्टि व कुशल नेतृत्व में ये परियोजना सफलता की ओर अग्रसर होगी। साथ ही उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडली के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके मार्ग निर्देशों के अनुपालन में ये परियोजना आगे बढ़ेगी। इसके साथ उन्होंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेल को भी धन्यवाद दिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के कुनुस्तुलिया क्षेत्र कोयला उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु निरंतर सचेष्ट है और इसी के तहत क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्र में पड़सिया बेलबात रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना कुनुस्तुलिया क्षेत्र के साथ साथ समूचे ईसीएल की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे अगले 25 वर्ष तक कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। इसी परियोजना को गति प्रदान करने और इसके निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए इसी क्षेत्र कार्यालय में एक नवनिर्मित परियोजना कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने किया। उनके साथ मेसर्स गेनवेल के प्रतिनिधि के रूप में पीके त्रिवेदी, बापादित्य व प्लोक नस्कर उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर उक्त परियोजना के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी शंकर सिंधरी व अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री सिन्हा ने कहा कि पड़सिया बेलवाद रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड आधारित परियोजना हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो पूरे क्षेत्र की नई दिशा और दशा बदलने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के संचालन में कोई दिक्कत न हो, उसी उद्देश्य के साथ इस परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है, जहां क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के साथ गेनवेल के अधिकारी सम्मिलित रूप से परियोजनाओं की गति हेतु कार्य करेंगे। श्री सिन्हा ने इस परियोजना के लिए ईसीएल के सीएमडी श्री अंबिका प्रसाद पंडा के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिनकी दूरदृष्टि व कुशल नेतृत्व में ये परियोजना सफलता की ओर अग्रसर होगी। साथ ही उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडली के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके मार्ग निर्देशों के अनुपालन में ये परियोजना आगे बढ़ेगी। इसके साथ उन्होंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेल को भी धन्यवाद दिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के कुनुस्तुलिया क्षेत्र कोयला उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु निरंतर सचेष्ट है और इसी के तहत क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्र में पड़सिया बेलबात रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना कुनुस्तुलिया क्षेत्र के साथ साथ समूचे ईसीएल की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे अगले 25 वर्ष तक कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। इसी परियोजना को गति प्रदान करने और इसके निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए इसी क्षेत्र कार्यालय में एक नवनिर्मित परियोजना कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने किया। उनके साथ मेसर्स गेनवेल के प्रतिनिधि के रूप में पीके त्रिवेदी, बापादित्य व प्लोक नस्कर उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर उक्त परियोजना के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी शंकर सिंधरी व अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री सिन्हा ने कहा कि पड़सिया बेलवाद रीऑर्गेनाइजेशन एमडीओ मोड आधारित परियोजना हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो पूरे क्षेत्र की नई दिशा और दशा बदलने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के संचालन में कोई दिक्कत न हो, उसी उद्देश्य के साथ इस परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है, जहां क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के साथ गेनवेल के अधिकारी सम्मिलित रूप से परियोजनाओं की गति हेतु कार्य करेंगे। श्री सिन्हा ने इस परियोजना के लिए ईसीएल के सीएमडी श्री अंबिका प्रसाद पंडा के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिनकी दूरदृष्टि व कुशल नेतृत्व में ये परियोजना सफलता की ओर अग्रसर होगी। साथ ही उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडली के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके मार्ग निर्देशों के अनुपालन में ये परियोजना आगे बढ़ेगी। इसके साथ उन्होंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेल को भी धन्यवाद दिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कनस्तोड़िया क्षेत्र में आज ILO's वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया।
गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी कोलियरियों में विशेष आयोजन कर इस दिवस का पालन किया गया। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से निर्देशित वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी तथा आसपास काम कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर रहने के लिए सभी कर्मियों को जागरूक और प्रेरित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि कोयला उद्योग हमेशा से जोखिम भरा उद्योग है, जहां कार्य करते हुए हमें और अधिक सचेत रहना होता है। इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कर्मियों के बीच जागरूकता आती है, जिसका लाभ कंपनी के उत्पादकता संबंधी गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। उन्होंने सभी को इस दिवस पर शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कनस्तोड़िया क्षेत्र में आज ILO's वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी कोलियरियों में विशेष आयोजन कर इस दिवस का पालन किया गया। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से निर्देशित वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी तथा आसपास काम कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर रहने के लिए सभी कर्मियों को जागरूक और प्रेरित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि कोयला उद्योग हमेशा से जोखिम भरा उद्योग है, जहां कार्य करते हुए हमें और अधिक सचेत रहना होता है। इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कर्मियों के बीच जागरूकता आती है, जिसका लाभ कंपनी के उत्पादकता संबंधी गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। उन्होंने सभी को इस दिवस पर शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कनस्तोड़िया क्षेत्र में आज ILO's वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी कोलियरियों में विशेष आयोजन कर इस दिवस का पालन किया गया। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से निर्देशित वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी तथा आसपास काम कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर रहने के लिए सभी कर्मियों को जागरूक और प्रेरित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि कोयला उद्योग हमेशा से जोखिम भरा उद्योग है, जहां कार्य करते हुए हमें और अधिक सचेत रहना होता है। इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कर्मियों के बीच जागरूकता आती है, जिसका लाभ कंपनी के उत्पादकता संबंधी गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। उन्होंने सभी को इस दिवस पर शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कनस्तोड़िया क्षेत्र में आज ILO's वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी कोलियरियों में विशेष आयोजन कर इस दिवस का पालन किया गया। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से निर्देशित वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी तथा आसपास काम कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर रहने के लिए सभी कर्मियों को जागरूक और प्रेरित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि कोयला उद्योग हमेशा से जोखिम भरा उद्योग है, जहां कार्य करते हुए हमें और अधिक सचेत रहना होता है। इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कर्मियों के बीच जागरूकता आती है, जिसका लाभ कंपनी के उत्पादकता संबंधी गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। उन्होंने सभी को इस दिवस पर शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कनस्तोड़िया क्षेत्र में आज ILO's वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी कोलियरियों में विशेष आयोजन कर इस दिवस का पालन किया गया। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से निर्देशित वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी तथा आसपास काम कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर रहने के लिए सभी कर्मियों को जागरूक और प्रेरित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि कोयला उद्योग हमेशा से जोखिम भरा उद्योग है, जहां कार्य करते हुए हमें और अधिक सचेत रहना होता है। इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कर्मियों के बीच जागरूकता आती है, जिसका लाभ कंपनी के उत्पादकता संबंधी गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। उन्होंने सभी को इस दिवस पर शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर राज्य और केंद्रीय संगठनों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेटे से की आर्थिक धोखाधड़ी। गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के पलाशडीहा क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण फिल्मी अंदाज में ठगों ने कर लिया। 2 घंटों के भीतर मुर्शिदाबाद के सालार इलाके से बरामद 2 बुलेरो को जब्त कर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की रात दुर्गापुर थाने लाई गई। शुक्रवार को गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है कि क्या ये बुजुर्ग मां का अपहरण है, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी के कारण बेटा नहीं मिला, तो इसके पीछे कोई और रहस्य। सूत्रों के अनुसार पलास डेहा बापन मजूमदार नाम के युवक व कई अन्य लोगों ने 45 लोगों को कृषि विभाग व दामोदर घाटी निगम व ग्रुप डी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया था। जालसाज कई बार पैसे की मांग कर चुके हैं। बिना पैसे मिले धोखेबाज बुजुर्ग मां को उठा ले गए। क्या यह अपहरण केवल भर्ती भ्रष्टाचार के कारण हुआ या इसके पीछे कोई और रहस्य है? दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। दुर्गापुर राज्य और केंद्रीय संगठनों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेटे से की आर्थिक धोखाधड़ी। गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के पलाशडीहा क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण फिल्मी अंदाज में ठगों ने कर लिया। 2 घंटों के भीतर मुर्शिदाबाद के सालार इलाके से बरामद 2 बुलेरो को जब्त कर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की रात दुर्गापुर थाने लाई गई। शुक्रवार को गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है कि क्या ये बुजुर्ग मां का अपहरण है, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी के कारण बेटा नहीं मिला, तो इसके पीछे कोई और रहस्य। सूत्रों के अनुसार पलास डेहा बापन मजूमदार नाम के युवक व कई अन्य लोगों ने 45 लोगों को कृषि विभाग व दामोदर घाटी निगम व ग्रुप डी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया था। जालसाज कई बार पैसे की मांग कर चुके हैं। बिना पैसे मिले धोखेबाज बुजुर्ग मां को उठा ले गए। क्या यह अपहरण केवल भर्ती भ्रष्टाचार के कारण हुआ या इसके पीछे कोई और रहस्य है? दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। दुर्गापुर राज्य और केंद्रीय संगठनों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेटे से की आर्थिक धोखाधड़ी। गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के पलाशडीहा क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण फिल्मी अंदाज में ठगों ने कर लिया। 2 घंटों के भीतर मुर्शिदाबाद के सालार इलाके से बरामद 2 बुलेरो को जब्त कर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की रात दुर्गापुर थाने लाई गई। शुक्रवार को गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है कि क्या ये बुजुर्ग मां का अपहरण है, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी के कारण बेटा नहीं मिला, तो इसके पीछे कोई और रहस्य। सूत्रों के अनुसार पलास डेहा बापन मजूमदार नाम के युवक व कई अन्य लोगों ने 45 लोगों को कृषि विभाग व दामोदर घाटी निगम व ग्रुप डी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया था। जालसाज कई बार पैसे की मांग कर चुके हैं। बिना पैसे मिले धोखेबाज बुजुर्ग मां को उठा ले गए। क्या यह अपहरण केवल भर्ती भ्रष्टाचार के कारण हुआ या इसके पीछे कोई और रहस्य है? दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। दुर्गापुर राज्य और केंद्रीय संगठनों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेटे से की आर्थिक धोखाधड़ी। गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के पलाशडीहा क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण फिल्मी अंदाज में ठगों ने कर लिया। 2 घंटों के भीतर मुर्शिदाबाद के सालार इलाके से बरामद 2 बुलेरो को जब्त कर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की रात दुर्गापुर थाने लाई गई। शुक्रवार को गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है कि क्या ये बुजुर्ग मां का अपहरण है, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी के कारण बेटा नहीं मिला, तो इसके पीछे कोई और रहस्य। सूत्रों के अनुसार पलास डेहा बापन मजूमदार नाम के युवक व कई अन्य लोगों ने 45 लोगों को कृषि विभाग व दामोदर घाटी निगम व ग्रुप डी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया था। जालसाज कई बार पैसे की मांग कर चुके हैं। बिना पैसे मिले धोखेबाज बुजुर्ग मां को उठा ले गए। क्या यह अपहरण केवल भर्ती भ्रष्टाचार के कारण हुआ या इसके पीछे कोई और रहस्य है? दुर्गापुर थाना पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में स्थित रूरल अस्पताल पहुंची। उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि एक समय था जब अस्पताल में 200 बेड हुआ करते थे, लेकिन आज यहां से केवल 25 या 50 बेड है। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ एक ही चिकित्सक है जो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं और वो अभी शाम को नहीं रहते। विधायक ने कहा कि अगर अचानक किसी गर्भवती महिला को प्रसव देना हो या किसी बच्चे को कोई शारीरिक असुविधा हो तो यहाँ ना ही स्त्री रोग विशेषज्ञ है और ना ही बच्चों के डॉक्टर। ऐसे में यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होगी। ऐसे में उन्होंने ऐसी और भी कई समस्याओं को सामने रखते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। बाद में विधायक के नेतृत्व में अस्पताल के सुपर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनसे अस्पताल में और बेहतर
चिकित्सा सेवा प्रदान करने की मांग की गई। अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सा सेवा प्रदान करने सहित 12 सूत्री मांगे रखी गई। বাবু সমস্ত কেস বাইরে রেফার করে দিচ্ছে, ওষুধ কিনতে হচ্ছে বাইরে থেকে। আপনারা সবাই জানেন যে ওষুধের কি দাম। গরিব মানুষের হাতে টাকা নেই, কারণ কাজ নেই, কর্মসংস্থান নেই। সরকারি হাসপাতালের দায়িত্ব বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া, কিন্তু এই ডাক্তার বাবু আর এই হাসপাতাল তারা বাইরে রেফার করে দিচ্ছে, বাইরে দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হয়। আজকে বলে পেশেন্ট শুয়ে থাকলে ওপর থেকে জল পড়ে। আজকে যে মেয়েদের ওয়ার্ড আছে, ফিমেল ওয়ার্ড, সেইখানে আমার সাথে চলুন, আমার সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের বলবো, আমরা ভিতরে যাব। সেই ফিমেল ওয়ার্ডে দেখবেন তার ছাদটা প্রায় ভেঙে পড়ছে, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হবে। আর সেই ছাদের তলায় এই মুহূর্তে বহু মহিলা বসে রয়েছে। যদি দুর্ঘটনা হয়, অসুখে মরতে হবে না, এই বেলুনিয়া হাসপাতালে এলেই কেউ এক্সরে করছে, কেউ যদি কেন মিথ্যা কথা বলছে? চালাচ্ছে কলেজের মতো ডিউটি করে তো আপনি মিথ্যা কথা বলছেন কেন? মিথ্যে কথা বলা হয় কেন? 8 ঘন্টা ডিউটি আপনি কেন বলছেন? সিস্টারতে 8 ঘন্টা ছাড়া রোটেশন হয়, সিস্টারতে 8 ঘন্টা ডিউটি। আপনারা কি যা খুশি তাই করবেন? টেস্টিং এখন সপ্তাহে কদিন হয়? সপ্তাহে এক্সরে কদিন হয় সপ্তাহে? এক্সরে সব দিন, সব দিন। টেস্টগুলো শুধু 7 দিন কদিন হয়, হয়? রোববার দিন হয়। আউটডোর টাইমে এক্সরে হয়। ব্লাড টেস্ট রাতে সব দিন হয়। এইগুলো সব দিন আপনাকে বলছি। 2 মাস আগের রিপোর্ট বলছি। কেন টাকা নেবেন? পেশেন্টের কাছ থেকে টাকা দেখুন, নেওয়া এটা তো থাইরয়েড টেস্টে সময় লাগতে পারে, আপনি পেশেন্টের থেকে কেন টাকা নেবেন? সিএমওই অফিস থেকে এটা একটা টেন্ডার বানিয়েছে, সেই হিসাবে কথা হচ্ছে না ম্যাডাম। প্রাইভেটাইজেশন যেটা আমি এখানে দিয়েছি, অনুবীক্ষণ। এই দেখুন এখানে দেওয়া আছে। তাহলে সরকারি হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হলো? যদি তাকে টাকা দিয়ে একটা গরিব মানুষকে করতে হয়, ওইটা দিদি বক পরীক্ষা মানে ওইখানে হয়। পিপি এই দেখুন, সিস্টেম করে দিচ্ছে। দিদি, ঠিক আছে, হ্যাঁ। পিপি মডেল করে দিয়েছে। হ্যাঁ। পিপি মানে আমি টেন্ডার নিলাম। টেন্ডার করতে পারে। এটা ম্যাডাম CMO কেউ থেকে টেন্ডার দিয়ে নিয়ে সে এক্সরে করলো, কিন্তু সাধারণ মানুষ কেন টাকা দেবে? এটা সিএমও অফিস গেলাম সিএমওই করতে হবে। অফিস, সিএমওই সার্ভিস অর্ডার। এটা সিএমও অফিস গেলাম করতে হবে। এটা তো সব থেকে বেশি সাফারার হচ্ছে। এখানে যদি সবথেকে বেশি আমি যদি আমাদের সরকারি সমস্যা হাসপাতালে হচ্ছে এসে সরকারি পরিষেবাটা না পেলাম, আমি কি জন্য আসছি? আমি বলি দিদি, এইখানে এক্সরে মেশিনটা আমার আপনার বক্তব্য বলুন, মানে কেন হাসপাতালের এই অবস্থা? আপনারা কি ফান্ড পান না? আমাদের ব্যাপারটা আমি বলি, এবার আপনার নাম হয়েছে, হ্যাঁ। আমি বলি ম্যাডাম। আমি তো জলটা নিচ্ছি না। এই ম্যাডাম সব বলে দিলে আমরা এই ফাইল করে পাঠিয়েছি। আস্তে আস্তে পিডব্লিউডি সোশ্যাল সেক্টর থেকে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, সিভিল ডিপার্টমেন্ট এসেছিল, আর ওটা দিয়ে কথা বলেছে, ওরা একটা এস্টিমেট করেছে, সেটা ওরা সিএমও জন্য জমা দিয়েছে, ওটা স্বাস্থ্য ভবন চলে গেছে। কবে হয়েছে সেটা? লাস্ট ম্যাডাম 1 মাসে এটা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনারা লাস্ট 1 মাস আগে বাজেট দিয়েছেন। না বাজেট একবার হয়েছিল, এবার স্যাংশন সার্টেন অ্যামাউন্ট পোস্ট করে সার্টেন অ্যামাউন্ট স্যাংশন করেছিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা বলেছিল না এত টাকা দেওয়া যাবে না স্বাস্থ্য ভবন থেকে, হ্যাঁ। এমার্জেন্সি বেসিসে কিছু যদি লাগে সেটা করুন। আচ্ছা, সেই হিসেবে আবার আমরা চিঠি করলাম, আবার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এসেছিলো, আবার একটা এস্টিমেট হয়েছে। হ্যাঁ, এস্টিমেটটা ম্যাডাম যেমন ইফাইল করতে হবে সেই প্রসেসই আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওর অ্যান্সার সেম হচ্ছে, যেমন দেখবেন সেই আমাকে তো সেম স্যারের সঙ্গে কথা বলতে হবে, হ্যাঁ। যখন মিটিং বা মিছিল যাই হোক সেটা সেম হচ্ছে, আমার বস সেম হচ্ছে, উনি এটা বলেছেন যে ইফাইল করা আছে, স্বাস্থ্যভবন থেকে পাঠালেই আমি করবো। তারপরে আরেকটা কমপ্লেইন শুরু। इसके जवाब में पंचायत समिति सभापति विनोद नोनिया ने कहा कि 1,70,00,000 रुपए की लागत से अस्पताल को नया रूप प्रदान किया जाएगा। सांसद निधि से उसका इंतजाम होगा। वहीं भाजपा विधायक के बारे में बोलते हुए विनोद नोनिया ने कहा कि संवैधानिक पद पर हैं वह सिर्फ भाजपा की नहीं सभी के विधायक हैं। जैसे वह सिर्फ टीएमसी की पंचायत सभापति नहीं, पद की गरिमा होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा विधायक अपने पद की गरिमा को नहीं समझती और किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने चली आती है। সিমেন্স থেকে একটা মানে এস্টিমেট করা হয়েছিল, যার মধ্যে 64 লাখ। তো আমরা 64 লাখ মধ্যে দেখলাম এটা টাকাটা কম হয়ে যাচ্ছে, অ্যামাউন্টটা আর বাড়া দেওয়া হয়েছে। টেন্ডার হয় না, টেন্ডার মনে হচ্ছে আগে মাসে হয়ে যাবে। আমাদের এমপি সাহেব এলে ফান্ডটা উনি ইউটিলাইজ করে দেবেন, এমপি ফান্ড থেকে হবে কারণ কাজগুলো। কত টাকা এস্টিমেট হয়েছে তবু এটাই? এটা রিপায়ারিং ধরে করা হয়েছে মোটামুটি আমার মনে হচ্ছে 1,70,00,000 টাকা হয়েছে, আমি যত পর্যন্ত জানি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগুলো করেছে, সিএমসি সাহেব থেকে হয়েছে। আমরা চাই কি বেটার হোক,
আগে থেকে भी ভালো হসপিটাল আছে আর সত্যি अगर मतलब এমএলএ সাহেব আছে ওনার একটা গরিমা আছে এমএলএ একটা জনপ্রতিনিধি সবার জন্য আছে যেমনি আমি রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি আছি তো আমি অনলি ফর টিএমসির জন্য না সবার জন্য আছি ওনাকে আগে বোঝা দরকার আছে কি করে মানুষগুলোকে পরিষেবা দেবো আপনি আর অনেকবার দেখেছেন যখন কোনো মারামারি হচ্ছে ওখানে যেয়ে বসে যাচ্ছে কখনো কালিয়াগঞ্জে হচ্ছে তো ওখানে বসে যাচ্ছে আর এই জিনিসটা আপনি দেখুন উত্তরপ্রদেশে যে পুলিশ কাস্টাডিতে আতিফকে রসিদকে মেরে দিল ওখানে যে বিক্ষোভ করুন না ভালো জিনিস হবে আমাদের এখানে কিছু আছে যে লোকরা করে বেড়াচ্ছে এসব জিনিস চলে না 2021 से 2022 অনেক দেখেছেন 2022 অনেক জমানা জব্দ হয়েছিল সেই জন্য এখানে উড়ে পড়ে লাভ হবে না আর আমাদের যে কাজকর্ম আছে দিদি আমাদেরকে শিখিয়েছে দুয়ারে সরকার থেকে নিয়ে অনেক জিনিস আমরা অনেক বেটার করেছি এখানে দেখছেন পাইপলাইন চলছে আমাদের তাপসদার নেতৃত্বে এডিডি লাইট লাগিয়েছে লাইট দেওয়া হয়েছে অনেক জিনিস দেওয়া হয়েছে ট্যাঙ্কার জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এইসব জিনিস চলবে না ওই কিছু লোক কথা বলে দেখুন এমএলএকে আমি তাপসদাকে বলবো দাদা কিছু উনি তাপসদা ওনার দিয়েছে অনেক দিয়েছে আমি চেষ্টা করব কিছু অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ব্যবস্থা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। बांकुड़ा लायंस क्लब की पहल पर बिकना स्थित एसएम बाजुरिया मेमोरियल केंद्र में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन विशिष्ट समाजसेवी एवं बांकुड़ा लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजुरिया द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के सचिव राजा कुमार सुरेखा, आर भाया, डॉक्टर निखिल सेन, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा सराफ, सदस्यों में से अशोक जालान, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक बाजुरिया, विप्रदा स्मिर्धा, परीक्षित कर, प्रेम सराफ समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णु बाजुरिया ने कई बातें कही। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब की पहल पर बिकना स्थित एसएम बाजुरिया मेमोरियल केंद्र में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन विशिष्ट समाजसेवी एवं बांकुड़ा लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजुरिया द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के सचिव राजा कुमार सुरेखा, आर भाया, डॉक्टर निखिल सेन, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा सराफ, सदस्यों में से अशोक जालान, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक बाजुरिया, विप्रदा स्मिर्धा, परीक्षित कर, प्रेम सराफ समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णु बाजुरिया ने कई बातें कही। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब की पहल पर बिकना स्थित एसएम बाजुरिया मेमोरियल केंद्र में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन विशिष्ट समाजसेवी एवं बांकुड़ा लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजुरिया द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के सचिव राजा कुमार सुरेखा, आर भाया, डॉक्टर निखिल सेन, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा सराफ, सदस्यों में से अशोक जालान, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक बाजुरिया, विप्रदा स्मिर्धा, परीक्षित कर, प्रेम सराफ समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णु बाजुरिया ने कई बातें कही। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब की पहल पर बिकना स्थित एसएम बाजुरिया मेमोरियल केंद्र में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन विशिष्ट समाजसेवी एवं बांकुड़ा लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजुरिया द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के सचिव राजा कुमार सुरेखा, आर भाया, डॉक्टर निखिल सेन, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा सराफ, सदस्यों में से अशोक जालान, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक बाजुरिया, विप्रदा स्मिर्धा, परीक्षित कर, प्रेम सराफ समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णु बाजुरिया ने कई बातें कही। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब की पहल पर बिकना स्थित एसएम बाजुरिया मेमोरियल केंद्र में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभ उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन विशिष्ट समाजसेवी एवं बांकुड़ा लायंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विष्णु बाजुरिया द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के सचिव राजा कुमार सुरेखा, आर भाया, डॉक्टर निखिल सेन, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा सराफ, सदस्यों में से अशोक जालान, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक बाजुरिया, विप्रदा स्मिर्धा, परीक्षित कर, प्रेम सराफ समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णु बाजुरिया ने कई बातें कही। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल सरकार कई विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही कहना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय सीवी आनंद बोस का, जिन्होंने शुक्रवार को बांकुड़ा विश्वविद्यालय में दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। शुक्रवार की सुबह माननीय राज्यपाल बांकुड़ा शहर के काकाडांगा हेलीपैड पर उतरे, जहां से उनका काफिला बांकुड़ा विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुआ एवं 11:30 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवनारायण बंदोपाध्याय ने उनका जोरदार से स्वागत किया। इसके उपरांत प्रशासनिक भवन में जाकर अन्य विश्वविद्यालय के प्राचार्य के साथ राज्यपाल ने बैठक की
बताया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुद्दे पर विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्यों को लेकर विश्वविद्यालय कार्यालय में आलोचना हुई एवं विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर टीचिंग एवं नॉन टीचिंग कर्मियों के साथ सीधे तौर पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। विश्वविद्यालय में लगभग 2 घंटे बिताने के उपरांत बांकुड़ा शहर के काकरडांगा स्थित विकास सोसाइटी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कुछ पल दिव्यांगों के साथ बिताए। आज इधर क्या हुआ सर, क्या आप आए थे बातचीत हुआ सर? यूनिवर्सिटी विजिट में आए थे, आपके साथ बातचीत हुआ, कुछ क्या हुआ अगर आप बोलेंगे आज के बारे में? I came to interact with the students, the teachers, the non-teaching staff, and of course the Honorable Vice Chancellor. This was basically a motivational tool and a fact-finding, data-gathering exercise. I want to have a connect with the student community and to see for myself the state of affairs in the universities. I am very glad that we have great proper students and teachers who will be able to take Bengal to the forefront of education in the country. Sir, actually, the current situation of the West Bengal law and order situation is very critical right now. Regarding this situation, Kaliaganj, what is your opinion on that, sir? In a university, let us discuss education. Outside, we will discuss law and order. Sir, another thing, sir, चांसलर बिल जो है वो विधानसभा से आपके पास गया है लेकिन सिग्नेचर नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सरकार से उसके बारे में आप Appropriate decision will be taken in an appropriate manner at the appropriate time. एनी सजेशन सर एनी सजेशन आप बातचीत हुए स्टूडेंट के साथ आप बातचीत किए, कुछ आपको कहा गया रिगार्डिंग एनईपी व्हाटएवर? NEP is the national education policy, new education policy, which the government of West Bengal is also implementing. In many of the universities which I visited, I have seen discussions being held there. I also participated in some of the discussions. बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आगामी पंचायत चुनाव में चुनाव कर्मियों को संपूर्ण सुरक्षा निश्चित करने, समस्त रिक्त पदों पर स्वच्छता के साथ पूर्ति करने, अनियमित कर्मियों का नियमितीकरण तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने इत्यादि अन्य विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मंच बांकुड़ा शाखा के आह्वान पर दोपहर 2 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो कि बांकुड़ा एडवर्ड मेमोरियल हॉल में संलग्न इलाके में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी, शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी शामिल हुए। बताया जाता है कि धरना प्रदर्शन रात 8 बजे तक चलाई जाएगी। কর্মসূচিটা কাদের উদ্যোগে হচ্ছে, কেন এই কর্মসূচি? রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যে যৌথ মঞ্চ, তার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী 9 দফা দাবিতে গতকাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে রকস্টার থেকে জাটা কর্মসূচি এবং আজ আগামীকালও সেই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে আমরা গতকাল থেকে জাটা কর্মসূচি শুরু করেছি। আজকে 6 ঘন্টা কর্ম অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি 8টায় আমাদের এই কর্মসূচি শেষ হবে। আপনার নাম পরিচয়? অতনু। কর্মসূচিটা কাদের উদ্যোগে হচ্ছে, কেন এই কর্মসূচি? রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যে যৌথ মঞ্চ, তার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী 9 দফা দাবিতে গতকাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে রকস্টার থেকে জাটা কর্মসূচি এবং আজ আগামীকালও সেই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে আমরা গতকাল থেকে জাটা কর্মসূচি শুরু করেছি। আজকে 6 ঘন্টা কর্ম অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি 8টায় আমাদের এই কর্মসূচি শেষ হবে। আপনার নাম পরিচয়? অতনু। কর্মসূচিটা কাদের উদ্যোগে হচ্ছে, কেন এই কর্মসূচি? রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যে যৌথ মঞ্চ, তার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী 9 দফা দাবিতে গতকাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে রকস্টার থেকে জাটা কর্মসূচি এবং আজ আগামীকালও সেই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে আমরা গতকাল থেকে জাটা কর্মসূচি শুরু করেছি। আজকে 6 ঘন্টা কর্ম অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি 8টায় আমাদের এই কর্মসূচি শেষ হবে। আপনার নাম পরিচয়? অতনু। কর্মসূচিটা কাদের উদ্যোগে হচ্ছে, কেন এই কর্মসূচি? রাজ্য
রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের যে যৌথ মঞ্চ তার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী 9 দফা দাবিতে গতকাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে ব্লক স্তর থেকে জাটা কর্মসূচি এবং আজ আগামীকালও সেই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে আমরা গতকাল থেকে জাটা কর্মসূচি শুরু করেছি। আজকে 6 ঘন্টা কর্ম অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি 8টায় আমাদের এই কর্মসূচি শেষ হবে। আপনার নাম পরিচয়? অতনু কর্মসূচিটা কাদের উদ্যোগে হচ্ছে, কেন এই কর্মসূচি? রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের যে যৌথ মঞ্চ তার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী 9 দফা দাবিতে গতকাল থেকে আমাদের শুরু হয়েছে ব্লক স্তর থেকে জাটা কর্মসূচি এবং আজ আগামীকালও সেই অবস্থান কর্মসূচি চলবে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে আমরা গতকাল থেকে জাটা কর্মসূচি শুরু করেছি। আজকে 6 ঘন্টা কর্ম অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি 8টায় আমাদের এই কর্মসূচি শেষ হবে। আপনার নাম পরিচয়? অতনু बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और मृतक युवक रीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाणी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और मृतक युवक रीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाणी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और मृतक युवक रीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाणी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और मृतक युवक रीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाणी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और मृतक युवक रीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाणी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकरफाड़ी क्षेत्र के रीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र
और मृतक युवक डीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाड़ी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर फाड़ी क्षेत्र के डीसरगढ़ रोड स्थित झाड़ियों से एक टोटो चालक का शव एक पेड़ के फंदे से झूलता पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक युवक का नाम श्याम सुंदर तंतुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है।
और मृतक युवक डीसरगढ़ क्षेत्र के हाथीनल ग्राम का निवासी है। आपको बता दें कि उसके शव से थोड़ी ही दूर पर उसका टोटो भी खड़ा पाया गया। मृतक के लापता होने की जानकारी सांकतोड़िया फाड़ी को उसके परिजनों ने भी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर यह भी जानकारी मिली है कि मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में GST को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी, विभिन्न व्यापारी तथा वरिष्ठ GST अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने कहा कि रानीगंज इलाके के व्यापारियों को GST के बारे में सही और सटीक जानकारी देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं बैठक के बाद एक प्रश्नोत्तर पर्व भी हुआ, जहां व्यापारियों को GST के मामले में कई सवाल करने का मौका मिला। वहीं चेंबर के टैक्सेशन विभाग की कमेटी के चेयरमैन संदीप झुंझुनवाला, अब्बास लोहारुवाला, महेश खेड़िया, प्रदीप बाजोड़िया सहित चेंबर के तमाम सदस्यों की अहम भूमिका रही। इस संदर्भ में व्यापारी वर्ग का कहना है कि 2017 से लेकर अब तक GST में काफ़ी परिवर्तन आई है, लेकिन अब GST में एक स्थिरता आ गई है, जिसके बारे में व्यापारियों को हम सटीक जानकारी देने के लिए आज के बैठक का आयोजन किए हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू आसनसोल सर्कल दिलीप कुमार दास, सीनियर जॉइंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू आसनसोल सर्कल आशीष कुमार, विधु भूषण हीरा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू आसनसोल सर्कल सुधीर कुमार घोष, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू आसनसोल सर्कल विप्लव राय, साजिद महमूद आदि वरिष्ठ GST अधिकारी आदि मुख्य रूप से इस मौके पर उपस्थित रहे। सोशल कार्य सब समय एগিয়ে থাকি যে কোনো এখানে আপদ বিপদ আসলে রানীগঞ্জ চেম্বার সব সময় লাভের জন্য কাজ করতে থাকে, চাই তুফান হোক চাই ভূকম্প আসুক, যে কোনো কাজ ভালো কাজ হলে করোনাতে স্যার আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স প্রচুর ভালো কাজ করেছে। অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে শুরু করে ফ্রি মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন, ফ্রি মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউশন, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে শুরু করে আমরা কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছি। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের একটা নিজের বিল্ডিং আছে। ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে স্যার খুব কমই চেম্বার হবে আউটসাইড কলকাতাতে যাদের নিজের এক 3 তলা বিল্ডিং আমরা নিজে তৈরি করেছি। নিচে একটা কনফারেন্স হল আছে, ফার্স্ট ফ্লোরে একটা বড় কনফারেন্স হল যেটা আপনি বসে আছেন, সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের একটা ডাইনিং হল আছে, রানীগঞ্জ চেম্বারে আছে। আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেক আগে করোনার আগে স্যার করোনার পরে তার আগে প্রত্যেক 3 মাস 6 মাসে আমাদের ইনফেকশন হতো। আমরা এখান থেকে রানীগঞ্জ চেম্বার থেকে টিম আপনাদের কাছে যেত, আমরা আপনাদের অফিসে মিটিং করে আসতাম, আর আপনারাও বরাবর রানীগঞ্জ চেম্বারে আসতেন। এর বেশি কিছু না বললে স্যার আবার আপনাদেরকে রানীগঞ্জ চেম্বারে ওয়েলকাম করে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, শুভ সন্ধ্যা। এখানকার রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান যারা আছে তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আরম্ভ করছি। আমাকে এবং আমাদের ফেলো অফিসারদেরকে এই ইন্টারাকশন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি আগের বছর আসানসোলে ছিলাম। আমি জানি আসানসোলে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স সাউথ রেলওয়ে শুধু রানীগঞ্জে নয়, তার গুরুত্ব কতটা, তারা কতটা অ্যাক্টিভ বা কতটা বিভিন্ন জিনিসের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকে। আজকে আমি যে কারণগুলো বা কারণে ইন্টারাকশন করতে চাই, ইন্টারাকশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তো সেটা আমরা GST বা যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সেস এই ব্যাপারটা নিয়ে, তার সাথেও আরো কিছু বিষয় আছে যেটার সাথে আপনারা আগে থাকতে পরিচিত ছিলেন বা তার কিছু ফলস এখন চলছে। সেটা হচ্ছে পুরনো ভ্যাট অ্যাক্ট বা এন্ট্রি ট্যাক্স অ্যাক্ট, এই সমস্ত জিনিসের ব্যাপারটা। তো আমি আসছি এটা নিয়ে এক করে। প্রথমে আমি বলি যে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট অ্যাক্ট 2023 নিয়ে এসেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পুরনো অ্যাক্ট মানে যেগুলো GST অ্যাক্টের আগে চালু ছিল, সেই সমস্ত ট্যাক্সেশন অ্যাক্ট যেগুলো কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস রিলেটেড অপারেট করতো, সেইগুলো যদি কারো কোনো রকম ডিসপিউটেড থাকে, সেই ডিসপিউটের জন্য সেগুলোকে সেটেল করার জন্য খুবই মানে লিবারাল একটা স্কিম নিয়ে বর্তমানে হাজির হয়েছে। রাফলি
করছি এটা নিয়ে পরে আমাদের সহকারী যারা অফিসার আছেন তারা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। এন্ট্রি ট্যাক্স, অ্যাডমিটেড ট্যাক্স যেটা আছে রিটার্নে বা রেগুলার অ্যাডমিটেড ট্যাক্স সেটা দিতে হবে। এন্ট্রি ট্যাক্সের ডিস্ট্রিবিউটেড ট্যাক্স তার 50% বা 50%, আর অন্যান্য ট্যাক্সেসের 15%। দিস ইজ দি স্কিম। পেনাল্টি যেগুলো রেঞ্জ বা গাড়ি ধরা ইত্যাদি ব্যাপার, সেখানে 2% অফ দ্য পেনাল্টি অর 15,000 rupees ম্যাক্সিমাম। এর থেকে কম হলে 2% দিয়ে দেওয়া যায়। এসবের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে হয়তো নতুন করে ট্যাক্স দিতে হবে না, এই ব্যাপারগুলো আপনারা প্লিজ এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা একটু একটু জানান এবং স্কিমটার উপকারিতা নিয়ে। সোশ্যাল কাজে সবসময় এগিয়ে থাকি। যে কোনো এখানে আপাত বিপদ আসলে রানিং চেম্বার সবসময় লাভের জন্য কাজ করতে থাকে। চাই তুফান হোক, চাই ভূকম্প আসুক, যে কোনো কাজ ভালো কাজ হলে করোনাতে স্যার আমাদের রানিং চেম্বার অফ কমার্স প্রচুর ভালো কাজ করেছে। অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে শুরু করে ফ্রি মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন, ফ্রি মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউশন, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে শুরু করে আমরা কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছি। রানিং চেম্বার অফ কমার্সের একটা নিজের বিল্ডিং আছে। ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে স্যার খুব কমই চেম্বার হবে আউটসাইড কলকাতাতে যাদের নিজের 3 তলা বিল্ডিং আমরা নিজে ক্যারি করেছি। নিচে একটা কনফারেন্স হল আছে, ফার্স্ট ফ্লোরে একটা বড় কনফারেন্স হল যেটা আপনি বসে আছেন, সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের একটা ডাইনিং হল আছে, রানিং চেম্বারে আছে। আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেক আগে করোনার আগে স্যার, করোনার পরে তার আগে প্রত্যেক 3 মাস 6 মাসে আমাদের ইনফেকশন হতো। আমরা এখান থেকে রানিং চেম্বার থেকে টিম আপনাদের কাছে যেত, আমরা আপনাদের অফিসে মিটিং করে আসতাম, আর আপনারাও বরাবর রানিং চেম্বারে আসতেন। বেশি কিছু না বললে আবার আপনাদেরকে রানিং চেম্বারে ওয়েলকাম করে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, শুভ সন্ধ্যা। এখানকার রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান যারা আছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আরম্ভ করছি। আমাদেরকে এবং আমাদের ফেলো অফিসারদেরকে এই ইন্টারাকশন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি আগের আসানসোলে ছিলাম, আমি জানি আসানসোলে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স সাউথ বেঙ্গলে, শুধু রানীগঞ্জে নয়, তার গুরুত্ব কতটা, তারা কতটা অ্যাক্টিভ বা কতটা বিভিন্ন জিনিসের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকে। আজকে আমি যে কারণগুলো বা কারণে ইন্টারাকশন করতে চাই, ইন্টারাকশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তো সেটা আমরা জিএসটি বা যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সেস এই ব্যাপারটা নিয়ে, তার সাথেও আরো কিছু বিষয় আছে যেটার সাথে আপনারা আগে থাকতে পরিচিত ছিলেন বা তার কিছু ফলাফল এখনো চলছে। সেটা হচ্ছে পুরনো ভ্যাট অ্যাক্ট বা এন্ট্রি ট্যাক্স অ্যাক্ট, এই সমস্ত জিনিসের ব্যাপারটা। তো আমি আসছি এটা নিয়ে এক করে। প্রথমে আমি বলি যে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট অ্যাক্ট 2023 নিয়ে এসেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পুরনো অ্যাক্ট হচ্ছে যেগুলো জিএসটি অ্যাক্টের আগে চালু ছিল, সেই সমস্ত ট্যাক্সেশন অ্যাক্ট যেগুলো কমার্শিয়াল ট্যাক্স রিলেটেড অপারেট করতো, সেইগুলো যদি কারো কোনো রকম ডিসপিউটেড থাকে, সেই ডিসপিউটের জন্য সেগুলোকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नेशनल चेयरपर्सन जगजीत सिंह बीते कई वर्षों से लोगों की सेवा में प्रयासरत है। वो गरीब तबके के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी लोग अपने मानव अधिकार से वंचित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन उन्होंने अब अपने काम का भी दायरा बढ़ाया है। अब उन्होंने नशे के खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी है। हमारी संवाददाता को उन्होंने अपने इस मुहिम के बारे में कई विस्तृत जानकारी दी। अंत में उन्होंने कहा कि वह और उनकी संस्था हमेशा समाज के वंचित और शोषित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वेबसाइट humanrightcouncil.co.in पर कोई भी अपनी परेशानी के बारे में बता सकती है और हम उनकी सेवा करेंगे। एक्टिविटी रहती है आपका?
देखिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है एक पुराना गवर्नमेंट संस्था है, जो कि पिछले काफ़ी सालों से स्टेट में, अपना वेस्ट बंगाल स्टेट हो या फिर इंडिया का काफ़ी सारे स्टेट्स हो, उसमें काम किया जा रहा है। बेसिक हम लोगों का मोटो, हम लोगों का टारगेट है वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सीनियर सिटीजन राइट्स, इनके ऊपर काम करना। लेकिन इनफैक्ट अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि नशा जो है ना, ये यूथ का ऊपर, बच्चों का ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है। तो अभी हम लोगों का एक इनिशियल स्टेप रहेगा इसको हटाने के लिए, नशा मुक्त एक समाज बनाने के लिए। तो इसके लिए जैसा भी कार्य होगा, जो भी स्टेप्स होगा, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल लेगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह मैंने टारगेट ले रहे हैं कि जहाँ पे चाइल्ड या यंग जनरेशन में नशा बढ़ रहा है? देखिए, वैसे नशा तो जो है ना हर जगह में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग बाहर का, क्या बोलते हैं उसको, बाहर अगर हम लोग क्लीननेस करें, तो सबसे पहले अपने को अपना घर से शुरू करना है। और अपना घर, अपना भूमि, अपना बेस, अपना सब कुछ जैसा है कि रानीगंज, पश्चिम बर्धमान है। अच्छा, किस जगह पे आप लोग का फर्स्ट ये रहेगा एक्टिविटी? देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी जैसे कि आप लोगों का मीडिया का माध्यम से हम लोग काफ़ी बार न्यूज़ का जरिए ये चीज़ देखे हैं कि रानीगंज क्षेत्र में या फिर रानीगंज का अगल बगल, जैसे कि जो नज़दीकी जगह है ना, इस जगह में नशा बहुत ज़्यादा तस्करी होता है। काफ़ी बार देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस जो है, इन लोगों को पकड़ते भी हैं, रिहैब सेंटर में भी भेजते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, लीगल स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो देखा जाए, नशा जो है मुक्त नहीं हुआ। बच्चों में भी जो है नशे का चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई डेंड्राइट ले रहा है तो कोई सिगरेट ले रहा है, हालांकि सिगरेट का पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ। दुकानदार जानता है 18 साल के नीचे बेचना नहीं है, फिर भी वो बिकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सोशल अवेयरनेस के जरिए जितना रोक सकते हैं उतना प्रयास हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोगों का भी भरपूर सहयोग रहेगा, प्रेस पर्सन का भी सहयोग रहेगा, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी हम लोगों का साथ थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में भी इस कार्य में हम लोग का साथ ही रहेंगे। अच्छा सर, आप लोग ह्यूमन राइट्स से बहुत सारी जगह पे देखा है, मैंने डिवोर्स 498, 125 सेक्शन, इस विषय में आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, कोई भी संस्था हो, वो चाहता नहीं कि एक घर, एक परिवार जो है वो बिखर जाए, टूट जाए। 498 में मामला होना मतलब लगभग वो घर टूट चुका है। 125 में मामला होना मतलब टूट गया, उसको पैसा चाहिए, बस पैसा नहीं है। तो हम लोगों का प्रयत्न यही है, ये हम लोगों का कोशिश है, हम लोगों का लॉ टीम भी साथ में रहता है। ये हम लोगों का कोशिश है कि अगर आउट ऑफ कोर्ट इसको सेटल किया जाए, इसको सलटाया जाए, इसको मिटाया जाए, तो इसको लेकर जो है हम लोगों का लॉ टीम काम करता है। इनफैक्ट आने वाले दिन में भी करेंगे। हम लोग का बहुत सारा ब्रांचेस है जिसमें हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंपिंग भी हम लोग देते हैं, फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो वो कैंपिंग का जरिया हम लोग यही चीज़ उस कैंपिंग के जरिए हम लोग ये चीज़ समाज को बतलाना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ केस करना ही समस्या का समाधान नहीं है। उससे पहले ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ऐसा बहुत सारा उपाय हैं जो हम लोग ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है ही है। तो ये हम लोगों का एक इनिशियल स्टेप हम लोग जो है ये भी लेंगे। अच्छा, नहीं हो रानीगंज हो या बंगाल के किसी भी क्षेत्र में, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करवाएंगे हम लोग? देखिए, कांटेक्ट करने के लिए हम लोगों का वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने पर उन लोगों को मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ मिल जाएगी। क्या वेबसाइट है सर? humanrightscouncil.co.in, humanrightscouncil.co.in। ये जानते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी आते हैं। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इन लोगों का सपोर्ट से, इन लोगों का सहयोग से हम लोग पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारा केसेस जो है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर हम लोगों का स्टेट वेस्ट बंगाल में सॉल्व किए हैं। करप्शन में क्या एक्टिविटी रहती है आप लोगों का? देखिए, करप्शन में एक्टिविटी, इसको तो रोकना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का बस का बात नहीं है। इसमें अवेयरनेस जो है ना आम पब्लिक का अंदर भी चाहिए, ये अवेयरनेस हम लोग ला सकते हैं। लेकिन करप्शन को रोकने का काम जहाँ तक है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इसमें एक्टिव है, वो और भी एक्टिव रहेंगे। इसमें हम लोगों का जो सपोर्ट है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। आपका नाम परिचय? मैं जगजीत सिंह, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का नेशनल चेयरपर्सन। एक्टिविटी रहती है आपका? देखिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है एक पुराना गवर्नमेंट संस्था है, जो कि पिछले काफ़ी सालों से स्टेट में, अपना वेस्ट बंगाल स्टेट हो या फिर इंडिया का काफ़ी सारे स्टेट्स हो, उसमें काम किया जा रहा है। बेसिक हम लोगों का मोटो, हम लोगों का टारगेट है वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सीनियर सिटीजन राइट्स, इनके ऊपर काम करना। लेकिन इनफैक्ट अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि नशा जो है ना, ये यूथ का ऊपर, बच्चों का ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है। तो अभी हम लोगों का एक इनिशियल स्टेप रहेगा इसको हटाने के लिए, नशा मुक्त एक समाज बनाने के लिए। तो इसके लिए जैसा भी कार्य होगा, जो भी स्टेप्स होगा, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल लेगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह मैंने टारगेट ले रहे हैं कि जहाँ पे चाइल्ड या यंग जनरेशन में नशा बढ़ रहा है? देखिए, वैसे नशा तो जो है ना हर जगह में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग बाहर का, क्या बोलते हैं उसको, बाहर अगर हम लोग क्लीननेस करें,
तो सबसे पहले अपने को अपना घर से शुरू करना है, और अपना घर, अपना भूमि, अपना बेस, अपना सब कुछ जैसा है कि रानीगंज पश्चिम बर्धमान है। अच्छा, किस जगह पे आप लोग का फर्स्ट ये रहेगा एक्टिविटी? देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी जैसे कि आप लोगों का मीडिया का माध्यम से हम लोग काफ़ी बार न्यूज़ का जरिए ये चीज़ देखे हैं कि रानीगंज क्षेत्र में या फिर रानीगंज का अगल बगल जैसे कि जो नज़दीकी जगह है ना, इस जगह में नशा बहुत ज़्यादा तस्करी होता है। काफ़ी बार देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस जो है, इन लोगों को पकड़ते भी हैं, रिहैब सेंटर में भी भेजते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, लीगल स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो देखा जाए नशा जो है मुक्त नहीं हुआ। बच्चों में भी जो है नशे का चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई डेंड्राइट ले रहा है तो कोई सिगरेट ले रहा है। हालांकि सिगरेट का पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ, दुकानदार जानता है 18 साल के नीचे बेचना नहीं है, फिर भी वो बिकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सोशल अवेयरनेस के जरिए जितना रोक सकते हैं उतना प्रयास हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोगों का भी भरपूर सहयोग रहेगा, प्रेस पर्सन का भी सहयोग रहेगा, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी हम लोगों का साथ थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में भी इस कार्य में हम लोग का साथ ही रहेंगे। अच्छा सर, आप लोग ह्यूमन राइट्स से बहुत सारे जगह पे देखा मैंने, डिवोर्स 498, 125 सेक्शन, इस विषय में आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, कोई भी संस्था हो वो चाहता नहीं कि एक घर, एक परिवार जो है वो बिखर जाए, टूट जाए। 400 रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अंडाल ब्लॉक के उखड़ा आनंद मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने नलों से पानी सप्लाई नहीं होने और पीने के पर्याप्त पानी की मांग को लेकर उखड़ा निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। घटना के कुछ देर बाद घटनास्थल पर उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान पहुंचे और आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया। उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। उखड़ा ग्राम पंचायत के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी के कारण पेयजल की किल्लत हो गई है। कहीं नल में पानी नहीं है तो कहीं अनियमित रूप से पानी आता है। स्थानीय पाठक पाड़ा व पड़ोसी चैटर्जी रुईदास पाड़ा में एक सप्ताह से नल से पानी नहीं आ रहा। मोहल्ले के निवासियों ने कहा कि उन्हें पानी के लिए पॉकेट मनी खर्च करनी पड़ती है। वहीं उनके आंदोलन की सूचना पाकर उखड़ा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जाम नहीं हटेगा। उसके बाद उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजू मुखोपाध्याय मौके पर पहुंचे और उनके हस्तक्षेप से ही आंदोलन समाप्त हुआ। क्यों किसी बोलते पारबेन दादा किसे কাকু কাকু কতদিন ধরে জলের অসুবিধা আছে আপনাদের? কমসে কম বছর ভর। আচ্ছা, আপনাদের বিধায়ক কে? বিধায়ক আমাদের হলো তাপস ব্যানার্জি। আচ্ছা, আপনারা তিনিকে কিছু বলেননি? আমরা অনেকবার তাপস ব্যানার্জির কাছে গেছি, আচ্ছা, আসানসোল এডিডি এর অফিসে গেছি, আচ্ছা, কিন্তু উনি দেখেছেন আচ্ছা, পিএইচইর ইঞ্জিনিয়ারকে। আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আচ্ছা, যে আপনাদের শীঘ্র মধ্যে জল দেওয়া হবে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা 2021 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আচ্ছা, আজ পর্যন্ত এক ফোঁটা জল পাই না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নমস্কার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अंडाल ब्लॉक के उखड़ा आनंद मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने नलों से पानी सप्लाई नहीं होने और पीने के पर्याप्त पानी की मांग को लेकर उखड़ा निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। घटना के कुछ देर बाद घटनास्थल पर उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान पहुंचे और आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया। उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। उखड़ा ग्राम पंचायत के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी के कारण पेयजल की किल्लत हो गई है। कहीं नल में पानी नहीं है तो कहीं अनियमित रूप से पानी आता है। स्थानीय पाठक पाड़ा व पड़ोसी चैटर्जी रुईदास पाड़ा में एक सप्ताह से नल से पानी नहीं आ रहा। मोहल्ले के निवासियों ने कहा कि उन्हें पानी के लिए पॉकेट मनी खर्च करनी पड़ती है। वहीं उनके आंदोलन की सूचना पाकर उखड़ा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जाम नहीं हटेगा। उसके बाद उखड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजू मुखोपाध्याय मौके पर पहुंचे और उनके हस्तक्षेप से ही आंदोलन समाप्त हुआ। क्यों किसी बोलते पारबेन दादा किसे কাকু কাকু কতদিন ধরে জলের অসুবিধা আছে আপনাদের? কমসে কম বছর ভর। আচ্ছা, আপনাদের বিধায়ক কে? বিধায়ক আমাদের হলো তাপস ব্যানার্জি। আচ্ছা, আপনারা তিনিকে কিছু বলেননি? আমরা অনেকবার তাপস ব্যানার্জির কাছে গেছি, আচ্ছা,
আসানসোল এডিডি এর অফিসে গেছি, আচ্ছা কিন্তু উনি দেখেছেন আচ্ছা পিএইচির ইঞ্জিনিয়ারকে। আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আচ্ছা যে আপনাদের শীঘ্রের মধ্যে জল দেওয়া হবে, আচ্ছা কিন্তু আমরা 2021 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আচ্ছা আজ পর্যন্ত এক ফোঁটা জল পাই না। আচ্ছা ঠিক আছে নমস্কার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।